नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक सीज में से एक है। इतना कि अल्फ्रेड महान, जो शायद अमेरिका के सबसे प्रभावी स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उन्होंने मशहूर तौर पर यह कहा था कि जो भी इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वही एशिया के ऊपर राज करेगा। ये इसलिए क्योंकि इंडियन ओशियन 5 कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ओशियानिया और यूरोप को। दुनिया के सबसे व्यस्त सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा भी इंडियन ओशियन से ही गुजरता है। इंडियन ओशियन और यहां की स्टेट्स ना सिर्फ वॉरशिप्स को एक थिएटर से दूसरे थिएटर तक मूव करने में मदद करती हैं, बल्कि ये कमर्शियल वेसल्स को भी नेविगेट करने में मदद करती हैं। जो भी अप्लायंसेस इन कमर्शियल वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, वो यहीं से ही क्रॉस कर रहे हैं। और वो सभी एनर्जी सोर्सेज, जो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पावर दे रही हैं, वो भी इंडियन ओशन से ही गुजरते हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि ये वीडियो भी इसी इंडियन ओशन एंड स्ट्रेट्स के नीचे डाले गए अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के जरिए ही स्ट्रीम हो पा रहा हो। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में, और कैसे इंडियन ओशन में सिचुएटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करते हुए भारत जो है वो चाइना की नब्ज को दबाने का काम कर सकता है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल का नाम है दिया ये सब, और मेरा नाम है राही मेहता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, इंडिया का इंडियन ओशियन रीजन में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, क्योंकि ये अपने मेजर बोटल सभी के सभी मेजर बोटलनेक्स के बीच में इंडिया जो है वो लोकेटेड है। इंडिया के या इस ओशियन के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मांडब हैं, जो एसेंशियल है ऑयल प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज की ट्रेड के लिए। इस ओशियन के साउथ में लक्षद्वीप और मालदीव आर्किपेलागो है, जो कि 8 डिग्री चैनल से कनेक्टेड है, जो यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया को कनेक्ट करने वाले स्लोट्स के बोटलनेक का काम करता है। और फाइनली इस ओशन के ईस्ट में अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो के थ्रू ये रीजन कनेक्टेड है। इंडिया वेस्टर्न गेटवे को कंट्रोल करता है, जो मलक्का स्टेट में मौजूद है, जो इंडिया और पैसिफिक ओशियन के बीच में कनेक्शन पॉइंट है। यह बात खास तौर पर जरूरी है कि अगर यूएसए और चाइना के बीच कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए, जैसे कि ताइवान के इन्वेशन का कोई अनलाइकली सिनेरियो अगर क्रिएट होता है, मलक्का स्टेट्स उन पहले रीजन में से एक होगा जहां टेंशंस फ्लेयर अप हो सकते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एम्बोडिड है, जो उसके मलक्का स्टेट के रूट पर सिचुएटेड है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस इंडियन ओशन रीजन में और मलक्का स्टेट पर कंट्रोल उसे यह पोटेंशियल देता है कि वो अपने रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर सके। अब आप देखिए कि मलक्का स्टेट कहां पर मौजूद है। यहां पर आपकी सिचुएट है मलक्का स्टेट, जो कि साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है अंडमान सी के साथ, या बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है साथ में ही आपके साउथ चाइना सी के साथ, जिसके चलते जितना भी ट्रेड चाइना का यहां से गुजरता है या सभी एशियन कंट्रीज से गुजरता है, वो आखिरकार होता हुआ अंडमान निकोबार के आइलैंड के नजदीक से जरूर गुजरता है। सरफेस पर हमें यह लग सकता है कि न्यू दिल्ली जो है, जो भारत सरकार जो है, वो दो कंटेंडर्स के बीच में न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करे। चाइना के खिलाफ इंडिया क्वेड को ज्वाइन करके, या फिर अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के डिएगो गार्सिया के क्लेम्स के खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन भी की। तो इन दोनों सिनेरियो में लग सकता है कि भारत जो है वो दोनों के बीच में न्यूट्रल पोजीशन प्ले कर रहा है। लेकिन असल में इंडिया जो है वो काफी प्रैग्मेटिक है, ये डिसाइड करते हुए कि जब जरूरत पड़ेगी तो भारत अमेरिका या चाइना किसकी तरफ जाएगा। लेकिन इंडिया का रोल समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये आइलैंड चाइना और अमेरिका के लिए इतने स्ट्रेटेजिक क्यों है, खास तौर पर अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए तो। 3 मेन फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते ये आइलैंड दोनों कंट्रीज के लिए इतने स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं। पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑयल प्रोडक्ट सप्लाईज, और तीसरा है फोर्स प्रोजेक्शन। तो दोस्तों, जापान से लेकर चाइना तक एशिया की मेजॉरिटी इकोनॉमी सी ट्रेड पर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक चाइना और जापान का ट्रेड उनके जीडीपी का 37% और कोरिया के जीडीपी का 80% तक है। इस ट्रैफिक का सबसे बड़ा शेयर जो है वो मलक्का स्टेट्स के थ्रू ही नेविगेट करता है। हर साल ग्लोबल ट्रेड का 50% और चाइना का 40% ट्रेड जो है वो मलक्का स्टेट से ही गुजरता है। यह रिलायंस जो है मलक्का स्टेट के ऊपर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब ऑयल और गैस इंपोर्ट्स की बात हो, जो एनर्जी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। बीजिंग की या चाइना की टोटल क्रूड ऑयल कंजम्पशन का लगभग 60% मलक्का या फिर सुंदा स्टेट से ही गुजरता है। वैसे ही साउथ कोरिया और जापान भी लगभग 80% और 90% क्रूड ऑयल मलक्का स्टेट से ही इंपोर्ट करते हैं। यूएस भी मलक्का स्टेट पर डिपेंडेंट है। कैसे? देखो, अगर बीजिंग अपनी इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाईज के लिए मलक्का स्टेट पर रिलाई करता है, तो अमेरिका भी अपने अलाइज को इस रीजन में सप्लाई मेंटेन करने के लिए मलक्का स्टेट का इस्तेमाल करेगा, यानी कि मलक्का स्टेट का ट्रांजिट अमेरिका को भी चाहिए। और पिछले 10 सालों
में यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के टॉप ऑयल और गैस प्रोड्यूसर बन भी गया है। शेल ऑयल डिपॉजिट जो अमेरिका में मिले हैं उनको बेचकर अमेरिका आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर बन चुका है। इसका मतलब है कि रीजन में अमेरिका के एलाइज से अब यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और वो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट मलक्का स्टेट के थ्रू ही कर रहे हैं। साउथ कोरिया और ताइवान अमेरिका से लगभग 12% और 16% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जबकि जापान भी 16 से 17% गैस जो है वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता है। तो यूएस का मेजॉरिटी ऑयल प्रोडक्शन गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होता हुआ जो जितना भी अमेरिका का ऑयल टैंकर है वो इंडो अटलांटिक रूट को फॉलो करता है, तो एट द एंड वो भी मलक्का स्टेट के पैसेज पर ही डिपेंड हो गया। ट्रेड और ऑयल सप्लाई लाइंस की प्रोटेक्शन चाइना और अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों कंट्रीज इंडियन ओशियन रीजन में फोर्स प्रोजेक्शन की एबिलिटी को वैल्यू करते हैं। अगर किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट हो जाए तो चाइना का इंटरेस्ट अपनी सप्लाई लाइंस को प्रोटेक्ट करना होगा और यूएस का अपने एलाइज जैसे ताइवान और जापान की सप्लाई लाइंस को डिनाई करने से रोकना होगा। इसके लिए स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स के पास एक स्टेबल प्रेजेंस मेंटेन करना दोनों कंट्रीज के लिए एक साउंड स्ट्रेटजी बन जाती है। एक तरफ अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा वाइड नेटवर्क है ओवरसीज बेसिस का। इंडियन ओशियन रीजन में अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास बेसिस हैं जो ऑलमोस्ट सभी क्रिटिकल बोटलनेक्स के साथ प्रोक्सिमिटी रखते हैं। अगर एक एक करके हम इसकी बात करें तो अमेरिका की 5th फ्लीट का होम पोर्ट जो है वो बहरीन में सिचुएटेड है, ये यहां पर सिचुएटेड है। बहरीन के अंदर अमेरिका की 5th फ्लीट का होम पोर्ट सिचुएटेड है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा कैंप लेमिनोर जो अमेरिका का एक बेस है जो डिजिबूती के अंदर सिचुएटेड है, यहीं पर सिचुएटेड है अमेरिका का एक और कैंप या एक और नेवल बेस जो कि बाबल मांडव स्ट्रेट से मात्र 100 मील की दूरी पर है। ऐसे ही डिएगो गार्सिया अमेरिका का एक जो बेस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी चीजों के थ्रू अमेरिका जो है वो मलक्का स्ट्रेट के पास अपनी प्रेजेंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। एक और अमेरिका का बेस है जो ब्रुनेई के पास सिचुएटेड है और एक और बेस है अमेरिका का जो सिंगापुर में सिचुएटेड है जो मलक्का स्टेट के बिल्कुल नजदीक है। यूएस के एलाइज भी दूसरे चोक पॉइंट्स को इस रीजन के अंदर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास यहां नॉर्थ में है कीलिंग आइलैंड जिसको कोकोस आइलैंड भी बोला जाता है, जो इस पूरे रीजन के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर इंडोनेशिया स्टेट्स की तरफ मैरीटाइम अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करता है। चाइना भी यूएस की तरह इंडो पैसिफिक में अपने ओवरसीज बेसिस का नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करना। 2017 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की आर्मी ने अपना पहला लॉजिस्टिकल बेस डिजिबूती के अंदर खोला था जो मार्च 2022 के अंदर ऑपरेशनल भी हो गया, यानी कि अमेरिका और चाइना दोनों के ही बेसिस जो है वो डिजिबूती के अंदर सिचुएटेड है। और भी ओवरसीज बेसिस है यहां अलग अलग कंट्रीज के, जिन सब का फोकस जो है वो सब सहारन अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडियन ओशियन रीजन और साउथ एशियन रीजन के ऊपर है। चाइना के नजरिए से मलक्का स्टेट के थ्रू अपनी सप्लाईज को मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है और साथ ही ताइवान और जापान के लिए जाने वाले सप्लाईज को डिसरप्ट करने का भी इंपॉर्टेंस चाइना के लिए इस इलाके में हो सकता है। वॉशिंगटन के या अमेरिका के नजरिए से मलक्का स्टेट भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो गया। अगर चाइना के साथ किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन होता है, स्पेशली ताइवान के इन्वेजन के केस में, तो वो आसानी से चाइना के 60% क्रूड ऑयल कंजम्पशन को डिसरप्ट कर सकता है। तो इसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस कैसे आ जाती है? तो इंडिया इतना इंपॉर्टेंट इस इलाके में तभी हो जाता है क्योंकि जियोग्राफिकली इंडिया जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। जियोग्राफिकली अगर आप देखो तो इंडियन ओशन के रीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर बैठा हुआ है और खास तौर पर इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागोस जो हैं वो एक बैरियर बनाते हैं अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में, जो इफेक्टिवली मलक्का स्टेट के वेस्टर्न एंट्रेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाबी या सबसे इंपॉर्टेंट ताले की चाबी जो है वो होल्ड करते हैं। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, अगर इनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो लगभग 572 आइलैंड्स का ये ग्रुप है जिसमें सिर्फ 5% आइलैंड ही इनहेबिटेटेड है, यानी कि वहां पर इंसान रहते हैं और ये 850 किलोमीटर तक नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैले हुए हैं, जो म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर भी फॉर्म करते हैं। स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड मलक्का स्टेट के पोर्ट पर एक लिड का काम करते हैं। असल में अंडमान सी में 3 इंटरनेशनल वाटर और एयर स्पेस कॉरिडोर्स हैं। सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है वो 6 डिग्री चैनल या फिर ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार के साउथ में है, और ये ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को सुमात्रा के साथ कनेक्शन देने का काम करता है। ये चैनल बे ऑफ बंगाल को मलक्का स्टेट से भी कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे नियरेस्ट मलक्का स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए अगर कोई लोकेशन हो सकती है तो वो साउथ अंडमान में सिचुएटेड यही चैनल ही हो सकती है। ये इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और रोंडो आइलैंड के बीच ही सिचुएटेड है, जो सुमात्रा इंडोनेशिया के
नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के पास है। इस चैनल की लेंथ लगभग 100 मील की है, जो एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट भी बनता है। यह मेजर कॉरिडोर है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शिप्स पास करते हैं, जो एशिया को अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करते हैं। दूसरे दो पैसेजेस जो है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है, उन्हें प्रेस्पोरस चैनल के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी एक रीजन है कि प्रोपोज्ड क्रा कैनाल, आपने सुना होगा क्रा कैनाल का नाम, जो थाईलैंड के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। उस क्रा कैनाल के प्रोजेक्ट को जो थाईलैंड से गुजरेगा वो सिर्फ पार्शियल सॉल्यूशन होगा चाइना के मलक्का डायलेमा का, क्योंकि निकोबार और अंडमान आइलैंड अभी भी एक पोटेंशियल ब्लॉकेड क्रिएट कर सकते हैं मलक्का स्टेट के ऊपर या क्रा कैनाल के ऊपर भी। ये दो आर्किपेलागोस कई तरीकों से नई दिल्ली की मैरीटाइम स्ट्रेटजी के सिंबल हैं, जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच, चाइना और अमेरिका के बीच पिवट का काम करता है। अब इंडिया का पहला और सिर्फ एक ट्राई सर्विस कमांड जो है वो अंडमान और निकोबार कमांड ही है, जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है और ये 2001 से चल रहा है, जो अपेरेंटली जनवरी 2022 में चाइनीज स्पाई बैलून्स के सर्वेलेंस में भी रहा था। अगर चाइना और अमेरिका के बीच कंफ्लिक्ट होता है तो इंडिया कौन सा साइड लेगा, ये तो आपको पता ही है। ये तो इंडिया न्यूट्रल रहेगा या फिर अमेरिका के साथ जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ जाने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। असल में यूएस और इंडिया एक दूसरे पर कई तरीकों से डिपेंड भी करते हैं। यूएस अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया में अपने एजेंडा को पुश करने के लिए इंडिया के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करता है, जबकि इंडिया जो है वो यूएस नेवी और उसके क्लोज एलाइज जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया का यूज करता है इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए। तो अगर ताइवान पे इन्वेजन होता है तो यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट होता है, तो ये आइलैंड का क्या रोल होगा। स्ट्रेटेजिकली ये आइलैंड 3 इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं, एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहले, ये ऐसे आउटपोस्ट है जो इंडिया और क्वाड अलाइज के लिए मैरीटाइम अवेयरनेस को इंप्रूव करता है। जैसे कि हम देखते भी है कि हर साल इंडिया, अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ज्यादातर अंडमान निकोबार के आसपास ही की जाती हैं। ये काफी पॉसिबल है कि एशियन मेंबर्स जो हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, वो अमेरिका और चाइना के कंफ्लिक्ट के केस में न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करें। इसलिए पैसिफिक से इंडियन ओशन तक ट्रेवल करते हुए मिलिट्री शिप्स और एयरक्राफ्ट को अंडमान सी के 3 इंटरनेशनल कॉरिडोर से गुजरना ही पड़ेगा। इंडिया आसानी से यहां पर हाइड्रोफोन और रडार इंस्टॉल कर सकता है ताकि सराउंडिंग एयर और सी स्पेसिस को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, ये आइलैंड इंडिया के डेटरेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक फॉरवर्ड आउटपोस्ट या ऑपरेटिंग बेस का काम भी करते हैं। अंडमान सी एरिया जो है वो एरिया डिनायल कैपेबिलिटीज को डिप्लॉय करने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बन जाता है कि किसी को भी यहां से पास आउट करने की परमिशन यहां पे बंद की जा सकती है। जबकि अंडमान सी का नदन पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा शैलो है, लगभग 600 फीट से कम, जिससे दुश्मन के सबमरीन्स का यहां से गुजरना काफी रिस्की हो सकता है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया के स्ट्रेटेजिक स्पेस को वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक्सपेंड करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का काम भी करते हैं। ये आर्किपेलागोस इंडिया को डायरेक्टली एशियान से कनेक्ट भी करते हैं। हालांकि चाइना अब तक एशियान का मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, जो 22% ट्रेड करता है। चाइना और एशियान के बीच में जो ट्रेड है, चाइना उसका 22% हिस्सेदारी रखता है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी प्रेजेंस को स्टेडीली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंप्रूव किया है। पिछले साल इंडिया ने 40% ट्रेड ग्रोथ देखी थी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। अब साउथ ईस्ट एशियन या एशियान कंट्रीज की टोटल 3% ट्रेड जो है वो भारत के साथ होती है, जबकि 22% चाइना के साथ होती है। खास तौर पर इंडिया के मेन एशियान के ट्रेडिंग पार्टनर है सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया, जो मिलकर 70% ट्रेड जो है वो एशियान के साथ करते हैं या इंडिया के साथ करते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो डायरेक्टली मलक्का स्ट्रेट को बोर्ड करती हैं और इंडोनेशिया और मलेशिया अंडमान सी का सामना भी करती हैं। इन 3 कंट्रीज के साथ क्लोज टाइज एस्टेब्लिश करके इंडिया मलक्का स्ट्रेट में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखने वाले देशों का एक नेटवर्क भी बना सकता है, अपनी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस को साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में पुश करते हुए और चाइनीज इंफ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करते हुए। इंडिया के आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बावजूद उनका कुछ भी करना मुश्किल है बिना नेसेसरी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज के। इंडिया की नेवी को काफी टाइम से बजटरी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, ये हम जानते हैं, और चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर काफी बर्डन भी डालते हैं। 2021 में इंडियन आर्मी ने अपने डिफेंस बजट का 55% कंज्यूम किया था, फिर एयरफोर्स का हिस्सा 22% का था और नेवी का हिस्सा मात्र 15% का था। इसके कंपैरिजन में अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 23% आर्मी, 28% एयरफोर्स और 30% नेवी को एलोकेट करता है, बाकी 18% दूसरे सर्विसेज को दिया जाता है। लेट 1990 से इंडिया अपनी नेवी को एक ब्राउन और ब्लू वाटर फोर्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी एफर्ट्स तो लगा रहा है, लेकिन इंडिया को अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को दोबारा इवैल्यूएट करना होगा ताकि वो अपने पोटेंशियल को रीजन के अंदर पूरी तरीके से वाइटलाइज या रियलाइज कर सके। इसका मतलब है कि इंडिया को अपनी नेवी के फ्लीट के अंदर इन्वेस्ट करना होगा और जरूरी लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जो उसे सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस इंडिया
इंडिया से रिलेटेड, इंडियन ओशियन से रिलेटेड, मलक्का स्ट्रेट से रिलेटेड। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।